टेम्प्रेरी इंजंक्शंस अंडर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। तो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि इंजंक्शन जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, रिस्ट्रेन करता है एक पार्टी को फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, या फिर डायरेक्ट करता है एक पार्टी को कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटेबल रिलीफ। ये भी एक तरीके का इक्विटेबल रिलीफ का टाइप होता है जो कि ग्रांट करता है, ग्रांटेड बाय कोर्ट्स होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड टू प्रिवेंट इररिपेरेबल हार्म। ठीक है, राइट्स ऑफ द पार्टीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए इररिपेरेबल हार्म। ठीक है, सीपीसी 1908 अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 जो है वो डील करता है टेम्प्रेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकटरी ऑर्डर्स से। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है? तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन होता है एक ऐसा ऑर्डर जहाँ पे कोर्ट ग्रांट करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर अंटिल द फाइनल डिसीजन। मतलब प्रिजर्व करोगे सब्जेक्ट मैटर को अंटिल द फाइनल डिसीजन, ऐसा एक ऑर्डर कोर्ट ग्रांट करता है। ठीक है, ये इंटरिम होता है, बीच में दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, एंड प्रिवेंटिव होता है इन नेचर, सब्जेक्ट मैटर को प्रिवेंट करने के लिए। तो इंटरिम, डिस्क्रिशनरी एंड प्रिवेंटिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये मेंटेन करता है स्टेटस क्वो बिटवीन पार्टीज़, जो चल रहा है जैसा है सब्जेक्ट मैटर उसको मेंटेन करने के लिए, तो स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए। सेकंड, प्रिवेंट करता है इररिपेरेबल इंजरी। इररिपेरेबल इंजरी हो सकती है बिफोर फाइनल एजुकेशन, तो उसको प्रिवेंट करने का काम ये टेम्पररी इंजंक्शन पास करके कोर्ट करता है। देन थर्ड इज टू एंश्योर दैट एंड्स ऑफ जस्टिस आर नॉट डिफीटेड। तो मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, बेसिकली तीन चीज़, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इररिपेरेबल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, एंड लास्टली एंड्स ऑफ जस्टिस मीट करने के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी जो होता है वो कवर किए गए हैं ऑर्डर 39 में। ठीक है, जो कि कंटिन्यू करता है टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। जब तक सूट डिस्पोज नहीं होता या फिर कोई फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते तब तक टेम्प्रेरी जो इंजंक्शंस है वो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो उनका टेन्योर है। परमानेंट इंजंक्शंस क्या होते हैं? गवर्न किए जाते हैं बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 36 से 42 आता है जो ग्रांट किए जाते हैं एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, मतलब एट द लास्ट कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल में। और कौन गवर्न करता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 36 से 42। ठीक है, अब एग्जाम में अपन को फोकस करना है टेम्पररी इंजंक्शंस अंडर सीपीसी। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 39 सीपीसी में ले डाउन कर रखे हैं। फर्स्ट रूल बताता है कि केसेस जहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, तो कोर्ट में ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन जहाँ पे इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट, या तो बाय एफिडेविट या अदरवाइज प्रूव किया है, वहाँ पे कोर्ट इन केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन पास करता है। तीन चीज़ें, पहला जहाँ पे प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी। तो वेस्टेड, डैमेज्ड और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी का खतरा है तो वहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट दे देगा। ये बाय एफिडेविट या अदरवाइज प्रूव करनी पड़ेगी पहले। सेकेंड पॉइंट है द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। डिफेंडेंट थ्रेटन कर चुका है या फिर डिफेंडेंट के इंटेंशन ऐसे हैं कि वो रिमूव या डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी को ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें डिफ्रॉड किया जा सके। ठीक है, तो डिफेंडेंट डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, ऐसे की पॉइंट बना के याद कर लेना। ठीक है, कि डिफेंडेंट बोलता है रिमूव या डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। ठीक है, थर्ड इज डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। डिफेंडेंट ने थ्रेटन किया, दो पॉइंट्स तो डिफेंडेंट के थ्रेटन से हैं। पहला कि डिफ्रॉड कर देगा क्रेडिटर्स को बाय डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट ये है कि डिफेंडेंट ने थ्रेटन किया है कि वो डिस्पोजेस कर देगा प्लेंटिफ को या फिर इंजरी कॉज कर देगा प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट को। तो यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने स्यू किया बी को फॉर ओनरशिप ऑफ अ लैंड एंड बी ने थ्रेटन किया, बी डिफेंडेंट हो गया, उसने थ्रेटन किया कि वो सेल कर देगा बिफोर जजमेंट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? एक टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर देगा रेस्ट्रेनिंग बी फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, रूल 2 क्या बताता है? इंजंक्शन और टू रेस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूंस ऑफ ब्रीच। कोर्ट रेस्ट्रेन कर सकता है एक पार्टी को फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ अ सिमिलर नेचर। ब्रीच करने से रोकता है या फिर कोई अदर सिमिलर नेचर की इंजरी ना करे, तो ऐसी चीज़ों से रोकने का काम ऑर्डर 39 रूल 2 में बताया। कोर्ट रेस्ट्रेन कर सकता है एक पार्टी को फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर सच सिमिलर नेचर की इंजरी। ठीक है, पर्टिकुलरली अप्लाइड इन केसेस ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस के केसेस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स के केसेस में होता है ये न्यूसेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब रूल 2A क्या बताता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस। कोर्ट ने बोला ये करना है, अब आपने डिसोबे किया तो यहाँ पे इफ़ एन इंजंक्शन ऑर्डर इज डिसोबेड और ब्रीच, तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है? ए, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को ऑफ द गिल्टी पार्टी।
ठीक है, गिल्टी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है जिसने भी ब्रीच किया उसको उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा। सेकंड, डिटेन कर सकता है गिल्टी पार्टी को इन सिविल प्रिजन अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक के लिए सिविल प्रिजन में डिटेन कर सकता है। ठीक है, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को या डिटेन कर सकता है गिल्टी पार्टी को 3 महीने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द जुडिशियल ऑर्डर। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपने डिसओबे किया तो वो चाहता है कि आप, ऑब्जेक्टिव ये भी यही है कि आप कंप्लाई करो विद द जुडिशियल ऑर्डर्स। रूल 3 क्या बताता है, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जैसे कि ये एक जनरल रूल है कि कोर्ट मस्ट गिव नोटिस टू द अपोजिट पार्टी बिफोर इट इज़ ग्रांटिंग इंजंक्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड है कोर्ट कि डिले हो जाएगा या डिफीट कर देगा ऑब्जेक्ट को ही अगर नोटिस सर्व किया, तो वहाँ पे एक्स पार्टी इंजंक्शन दे सकता है। अदरवाइज जनरल रूल है कि उसे देना है नोटिस पहले अदर अपोजिट पार्टी को। ठीक है, और एक्सेप्शन तभी है जब कोर्ट सेटिस्फाई है कि डिले हो जाएगा या डिफीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे वो एक्स पार्टी कर सकता है। ठीक है, सेफ गार्ड क्या है, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस कि उसने एक्स पार्टी इंजंक्शन कब क्यों दिया है। ठीक है, एंड इंश्योर करेगा कि वो जो कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, एफिडेविट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो इमीडिएटली सर्व की जाए टू द अपोजिट पार्टी। एक्स पार्टी दिया है तो रीजन स्टेट करेगा कि क्यों एक्स पार्टी दिया है, एंड इंश्योर करेगा कि वो जो कॉपीज़ है एप्लीकेशन, एफिडेविट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वो इमीडिएटली सर्व की जाए अपोजिट पार्टी को। रूल 3 ये क्या बोलता है, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो जहाँ पे भी एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट किया गया है वहाँ पे कोर्ट शैल एंडीवर कि वो फाइनली डिस्पोज ऑफ करे एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज। एक्स पार्टी इंजंक्शन दिया है 3A बताता है तो 30 डेज एक्स पार्टी इंजंक्शन। ठीक है, इतना याद रखना कि कोर्ट ने अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट किया है तो कोर्ट को एंडीवर करना पड़ेगा टू फाइल, कोर्ट का शैल एंडीवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। रूल 4 बताता है डिस्चार्ज, वेरिएशन और सेटिंग असाइड ऑफ इंजंक्शन। कोर्ट में डिस्चार्ज, वेरी और सेट असाइड एन इंजंक्शन ऑर्डर इफ। कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्चार्ज, वेरी या सेट असाइड कर सकता है इंजंक्शन ऑर्डर को अगर जो ऑर्डर है वो ऑब्टेन किया गया है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सिंपल चीज़, डिस्चार्ज, वेरी या सेट असाइड कर सकता है, ये हमने पढ़ लिया। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू ऑर्डर ऑब्टेन किया था। सेकेंडली, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया है, ठीक है, जिस विच मेक्स द इंजंक्शन नेसेसरी, तो वहाँ पे भी कर सकता है। रूल 5 बताता है इंजंक्शन अगेंस्ट कॉपरेशन। तो इंजंक्शन में ऑल्सो भी ग्रांटेड अगेंस्ट कॉपरेशन और इट्स ऑफिसर्स। सिंपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स गवर्निंग टेम्परेरी इंजंक्शन, कोर्ट फॉलो करेगा इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को जब वो ग्रांट करेगा इंजंक्शन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट कि फॉलोइंग 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या 3 चीज़ें बिफोर ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शंस कोर्ट को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, प्राइमा फेसी केस, जो प्लेंटिफ है उसने शो किया है सीरियस क्वेश्चन टू बी ट्राइड। ठीक है, नॉट अबाउट फाइनल डिसीजन बट वेदर अ फेयर केस एग्जिस्ट। सिंपल चीज़ है, प्राइमा फेसी केस दिखना चाहिए, केस होना चाहिए। तो प्लेंटिफ ने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं वो सीरियस होने चाहिए टू बी ट्राइड, और जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फाइनल डिसीजन की बात नहीं की गई, यहाँ पे बोला गया है कि फेयर केस एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक केस था दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह 1992 का, जहाँ पे बोला गया मेयर प्राइमा फेसी केस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है, एंड इररेपेरेबल इंजरी मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। टेम्प्रेरी ये इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए जस्ट मेयरली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी नहीं है, तीनों करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट तो पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तो यहाँ पे बोला गया है जो कंपेरेटिव इनकन्वीनियंस और हार्डशिप लाइकली होती है, ठीक है, टू बी कॉज टू द पार्टीज मस्ट बी कंसीडर्ड। कि है ना, कंपैरेटिव मतलब दोनों की इनकन्वीनियंस और जो हार्डशिप्स होती हैं जो उनको कॉज हो सकती है पार्टीज़ को, वो दोनों कंसीडर होनी चाहिए। एंड इंजंक्शन शुड बी ग्रांटेड अगर रिफ्यूज़ल है टू कॉज ग्रेटर हार्डशिप टू प्लेंटिफ देन टू डिफेंडेंट। क्या बोला गया है, इंजंक्शन तभी ग्रांट किया जाएगा कि अगर इफ़ रिफ्यूज़ल विल कॉज, अगर वो इंजेक्शन ग्रांट नहीं करता कोर्ट, तो वहाँ पे ग्रेटर हार्डशिप होगी प्लेंटिफ को देन टू डिफेंडेंट। सिंपल चीज़, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस से बोला दोनों की कन्वीनियंस देखी जाएगी कि किसको दोनों को हार्डशिप कॉज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि अगर इंजेक्शन ग्रांट नहीं हुआ तो प्लेंटिफ को ज़्यादा हार्डशिप देखनी पड़ेगी देन ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, वो ज़्यादा कोर्ट कंसीडर करेगा। इररिपेरेबल इंजरी क्या बोलती है कि प्लेंटिफ मस्ट फॉलो दैट इफ़ इंजंक्शन इज़ नॉट ग्रांटेड, प्लेंटिफ मस्ट शो, प्लेंटिफ को दिखाना पड़ेगा कि अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ तो वहाँ पे ही विल सफ़र इंजरी एंड कैन नॉट बी एडिकेटली कंपनसेटेड बाय डैमेजेस। ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा कि उसको ऐसी इंजरी हो जाएगी जो एडिकेटली कंपनसेट ही नहीं हो सकती बाय डैमेजेस। तो 3 हमने क्या चीज़ें पढ़ी, कहाँ पे क्या प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग टेम्परेरी इंजंक्शंस।
पहला इक्विटेबल प्रिंसिपल गवर्न करता है और 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपने केस में। पहला, प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करना चाहिए, सीरियस क्वेश्चन रेज किया होना चाहिए प्लेंटिफ ने, ठीक है, डिसीजन की बात नहीं है फाइनल, बट एक केस एग्जिस्ट करना चाहिए फेयर। एक केस था दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह 1992, जहाँ पे बोला कि मेयर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बाकी की 2 कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी एग्जिस्ट टेम्प्रेरी इंजेक्शन ग्रांट होगा। सेकेंड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, दोनों पार्टीज जो होंगे उनका कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस और हार्डशिप जो भी उनको लाइकली टू कॉज होगा टू पार्टीज वो कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड, इंजंक्शन जो होगा वो ग्रांट किया जाएगा, वो तभी ग्रांट किया जाएगा अगर उसका इंजेक्शन ग्रांट करने से रिफ्यूज़ल अगर कोर्ट कर देता है तो वहाँ पे ग्रेटर हार्डशिप प्लेंटिफ की होगी देन टू डिफेंडेंट, ठीक है। एंड लास्टली प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसको ऐसी इंजरी कॉज होगी, विल सफ़र इंजरी जो कि एडिकेटली कंपनसेट नहीं की जा सकती डैमेजेस से, तो इररिपेरेबल इंजरी, ठीक है। अब केस लॉस क्या है, मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल 1962 का केस है। अगेन यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कोर्ट्स हैव इनहेरेंट पावर्स टू ग्रांट टेम्प्रेरी इंजंक्शंस, जहाँ पे जस्टिस डिमांड करती है, जहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है जहाँ पे जस्टिस डिमांड है करती है, ठीक है, इवन इफ नॉट स्ट्रिक्टली कवर्ड अंडर ऑर्डर 39, ठीक है, ये हमने सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स में भी देख लिया, ठीक है। अब दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह 1992 का केस है, जहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 एसेंशियल कंडीशंस जो होती हैं तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक से नहीं होगा। देन थर्ड इज गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला कंपनी 1995 का केस है, जहाँ पे बोला इंजंक्शन में भी ग्रांटेड टू एनफोर्स नेगेटिव कन्वीनियंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इंजंक्शन वहाँ पे दे सकता है जहाँ पे आपको नेगेटिव कोवेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको स्टॉप करना है। देन वेंडल लिमिटेड वर्सेस एंटॉक्स इंडिया 1990, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि एपेलेट कोर्ट्स जो होंगी शुड बी स्लो इन इंटरफेयरिंग द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रायल कोर्ट्स इन मैटर्स ऑफ इंजंक्शन, जहाँ पे मैटर ऑफ इंजंक्शन है ना वहाँ पे एपेलेट कोर्ट्स जो होंगे उनको थोड़ा स्लो इंटरफेयर करना है विद द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रायल कोर्ट्स, ठीक है। अब जेनेट मेटाप्लास्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 का केस है, जहाँ पे बोला कि इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रीस्ट्रेन लॉफुल एक्ट्स, ठीक है, कोई लॉफुल एक्ट है उसको जो गवर्नमेंट का लॉफुल एक्ट है, ठीक है, उसको रोकने के लिए रिस्ट्रेन करने के लिए इंजेक्शन ग्रांट नहीं कर सकते अनलेस मैलाफाइड इज शोन, अगर वो बोनाफाइडली है तो, मतलब गवर्नमेंट की कोई फंक्शनिंग को रोकने, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग अंडर लॉफुल एक्ट, ठीक है, कोई लॉफुल एक्ट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के दौरान हो रहा है, आप उसको रोकने के लिए रेस्ट्रेन करने के लिए इंजेक्शन नहीं करवा सकते, है ना, अनलेस मैलाफाइड आप शो कर रहे हो, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी नेचर ऑफ टेम्प्रेरी इंजेक्शन क्या है कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ये राइट नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रिलीफ है जो वो प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जो कंडीशंस ऊपर ले डाउन कर रखी है। कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन जुडिशियली नॉट आर्बिट्रली एंड बेस्ड ऑन रीजनड ऑर्डर। अब लिमिटेशंस क्या है ऑन ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, पहला, कैन नॉट बी ग्रांटेड वेयर इट डिफीट्स एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ, ठीक है, वहाँ तो आप ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते इंजंक्शन का जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं दे रखे, डिफीट करता है, ठीक है। सेकंड, कैन नॉट बी इशूड टू रेस्ट्रेन लेजिस्लेटिव और स्टैट्यूटरी एक्ट, स्टैट्यूटरी और लेजिस्लेटिव एक्ट्स को रोकने के लिए नहीं कर सकते। तीसरा, कैन नॉट बी यूज्ड इनडायरेक्टली टू अचीव व्हाट लॉ प्रोहिबिट्स, आप इनडायरेक्टली है ना कोई ऐसी चीज़ जो लॉ ने मना की है उसको अचीव करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगा सकते। एंड लास्टली, कि कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर विद पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट विदाउट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, बिना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के जो पब्लिक ड्यूटीज़ है स्टेट की उनको इंटरफेयर नहीं कर सकता इंजंक्शन पास करके कोर्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यही है कि प्रिवेंट करता है प्रॉपर्टी को फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और ट्रांसफर्ड, है ना, प्रोटेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्चुअल और प्रॉपर्टी राइट्स को, प्रिजर्व करता है स्टेटस क्वो ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन को, ठीक है। एंड लास्टली, इंश्योर करता है फेयर ट्रायल बाय अवॉइडिंग प्रीमेच्योर डैमेज, ठीक है। कंक्लूजन में लिख देना, टेम्परेरी इंजंक्शंस जो ऑर्डर 39 सीपीसी में बता रखे हैं वो एसेंशियल इक्विटेबल रिलीफ को के लिए होते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंट करते हैं इनजस्टिस ड्यूरिंग लिटिगेशन। अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, राइट्स ऑफ पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इनरिपेरेबल हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। कोर्ट्स जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। 3-fold टेस्ट होता है, प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होगा, इररिपेरेबल इंजरी प्लेंटिफ को दिखानी पड़ेगी, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो अगर नेसेसरी लगता है कोर्ट को तो वो मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस करने के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर सकता है। 10 जो इंजंक्शंस हैं अंडर सीपीसी वो एम्बॉडी करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो ये प्रिंसिपल लॉ एम्बॉडी करते हैं कि लॉ मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स नॉट ओनली एट द एंड ऑफ लिटिगेशन बट ऑल्सो ड्यूरिंग इट्स पेंडेंसी।